छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष DL थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक क्रियात्मक शोध का संपादन को लेकर आया हूँ। किस तरीके से क्रियात्मक शोध को संपादित किया जाता है, इसके जो संपादन की प्रक्रिया कहाँ कहाँ पर निहित है। जो क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है उसके संपादन की जो प्रक्रिया होती है छात्रों, कई चरणों में निहित होती है। या तो कह सकते हैं जो क्रियात्मक शोध की जो प्रक्रिया होती है उसको संपादित करने की जो प्रक्रिया होती है वो 18 भागों या जो चरणों में इसको संपादित किया जा सकता है या इसका संपादन किया जा सकता है। तो बात आती है, पहले हम क्रियात्मक शोध के बारे में शॉर्टली में जान लेते हैं। देखिए छात्रों, जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसको अंग्रेजी में एक्शन रिसर्च के नाम से छात्रों जानते हैं। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है यह छात्रों की स्वयं की क्रिया पर अधिक से अधिक जो बल देने का कार्य छात्रों करता है। क्रियात्मक का मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन रिसर्च के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। तो जो एक्शन का मतलब क्रिया, यानी इसमें छात्रों की जो क्रिया की जाती है फिर उसके माध्यम से जो खोज का कार्य किया जाता है उसी को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अगर क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में देखें तो इनका जो मेन टाइटल या इनका जो मुख्य जो शीर्षक है वो ये है कि समस्या हमारी और जो हल भी वो हमारा है। तो इस तरीके से जो है जो क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में बात करें तो मैंने बताया कि यह जो हमेशा ही छात्रों के अंदर क्रिया करने पर विशेष रूप से बल देता है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुर्ट लेविन ने छात्रों किया था और उसी के बाद देखें तो 1926 में छात्रों सर्वप्रथम कुर्ट लेविन ने जो है किया था क्रियात्मक शोध के बारे में। तो लेकिन यहाँ पर अब हम चर्चा कर लेते हैं क्रियात्मक शोध का संपादन। अगर क्रियात्मक शोध का संपादन विद्यालय के अंतर्गत या जहाँ कहीं पर इसका शोध का कार्य किया जाता है उसको जो है संपादन, उसको एडिटिंग का कार्य, उसको एडिट का कार्य किस ढंग से कैसे किया जाए। अगर कोई अनुसंधान करता खोज का कार्य कर रहा है तो अगर देखें जो हमारा क्रियात्मक शोध है इसके अगर हम छात्रों एडिटिंग के बारे में बात करें या इसके संपादन विषय में बात करें तो पहला आता है अनुसंधानकर्ता का नाम। अगर इसमें देखें छात्रों कि जो अनुसंधान करता है वो क्या है, उसमें प्रायः अनुसंधानकर्ता का जो है नाम उसमें लिखा गया है कि नहीं। जिस टॉपिक के तहत जिस पर शोध का कार्य किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, उसमें जो है कुछ पर जो है कुछ कार्य या उसमें जो है उनका पूर्ण रूप से नाम लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। साथ ही जो है उन पर जो है शैक्षिक पृष्ठभूमि कुछ तैयार की गई है या फिर नहीं की गई है छात्रों। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है या क्रियात्मक शोध का जो संपादन है छात्रों, इसमें देखें तो पहला हमारा नंबर आता है अनुसंधानकर्ता का, जो इसमें पूर्ण रूप से नाम लिखा होना चाहिए और इसमें जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी फॉर्मेशन छात्रों अच्छे ढंग से कर देना चाहिए। फिर इसके बाद आगे आता है द टाइटल ऑफ प्रॉब्लम। द टाइटल ऑफ प्रॉब्लम या इसको कहते हैं समस्या का शीर्षक। तो जो क्रियात्मक अगर अनुसंधान के विषय में बात करें, इस अनुसंधान का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो संपादन की प्रक्रिया है वो समस्या का शीर्षक। जो समस्याएं आपके समक्ष क्रिएट हो रही हैं या जो समस्याएं
आपको जन्म ले रही है, या तो जिस समस्या के कारण आप जो किसी कार्य को कर नहीं पा रहे हैं, तो जो समस्याएं आपको उत्पन्न हो रही है तो उनके तहत आपको टाइटल का नेम जरूर लिखना चाहिए, या तो जो अनुसंधान करता होता है उनके जो रिपोर्ट में या उनके जो प्रतिवेदन में प्रायः जो है समस्या के शीर्षक को उचित रूप से लिख देना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें मूल शीर्षक के साथ, और साथ ही इसमें क्या होता है एक मूल शीर्षक, जो मूल शीर्षक के साथ साथ इसमें एक उप शीर्षक होते हैं। इसमें तो मूल शीर्षक तो छात्रों होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें उप जो है शीर्षक भी जो है छात्रों इसमें होते हैं। तो जो अब बात करते हैं समस्या होती क्या है प्रॉब्लम, किसको कहते हैं जो है प्रॉब्लम। अब देखें प्रॉब्लम देखें तो समस्या अचानक किसी भी रूप में छात्रों या जो अनुसंधान करता होता है उनके समस्या जन्म लेती है। तो किस कारण समस्या आ रही है, उसमें क्या इनके शीर्षक हैं, क्या उप शीर्षक हैं, उसमें एक क्रमवार जो है अनुसंधान कर्ता को भी इसमें लिखने चाहिए। तो ये था जो है क्रियात्मक शोध के संपादन का कह सकते हैं द्वितीय चरण था। फिर उसके बाद आगे देखें, अगर इसी तरीके से अगर यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है छात्रों, प्रॉब्लम या समस्या, तो अगर देखें तो समस्या के संदर्भ में कार्लिंगर की डिफिनेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये बताया छात्रों कि जो समस्या होती है वो संभावित प्रश्न का एक उत्तर है। समस्या क्या होती है छात्रों, संभावित प्रश्न का एक उत्तर होता है, जिसको जो है छात्र संभावना की दृष्टि से उस समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए जो आगे हमारा नंबर 3 आता है छात्रों, अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि और महत्व। अब जैसे अनुसंधान की जो समस्याएं बन रही हैं, जो रिसर्च प्रॉब्लम जो आ रही हैं, उनके लिए क्या बैकग्राउंड बनाना है, क्या उनके लिए हमको बैकग्राउंड बनाना है, क्या इनका महत्व निहित है। फिर जो नंबर 3 पॉइंट पर हमके इस मूल बिंदु को या मुख्य बिंदु को छात्रों रखना है। अब देखें तो इसमें जो है अनुसंधान समस्या की जो पृष्ठभूमि है, अगर देखें तो इसके अंतर्गत जो अनुसंधान समस्या की आवश्यकता को जो है एक होता है संबंधित साहित्य का जो है सर्वेक्षण, संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के अंतर्गत जो है ये अनुसंधान की जो समस्या या जो अनुसंधान समस्या की बैकग्राउंड या महत्व किस कारण से निहित है छात्रों, संबंधित जो साहित्य का सर्वेक्षण या तो जो पर्यवेक्षण होते हैं, ये इस प्रक्रिया से ही जो है हमारे ये अनुसंधान की समस्या पृष्ठभूमि जो होती है ये पॉइंट्स में निहित होते हैं। और इसी क्रम में देखें और अनुसंधान जो करता होते हैं उनको भी इस बात का हमेशा ही स्पष्ट कर लेना चाहिए कि जो खोज करता है उनको भी अच्छे ढंग से यह स्पष्ट कर लेना चाहिए या करना होता है कि उस समस्या पर जो अनुसंधान किया जा रहा है या खोज किया जा रहा है करने से पूर्व इसके क्या उद्देश्य थे, इसके क्या उद्देश्य को जो है निहित किया गया था। फिर इसी क्रम में देखें छात्रों जो आगे हमारा अगली पॉइंट आता है समस्या कथन। अगर देखें जो एक्शन जो रिसर्च होता है छात्रों या तो जो क्रियात्मक शोध का संपादन है, क्रियात्मक शोध के संपादन का 4th पॉइंट है समस्या कथन। अगर समस्या अगर उत्पन्न हो रही है तो उनके लिए क्या टाइटल या उनके लिए क्या रखेंगे स्टेटमेंट। तो सर्वप्रथम इसके अंतर्गत
जो अनुसंधानकर्ता होता है या तो छात्रों जो खोजकर्ता होता है वो इस पॉइंट में जो है समस्या के कथन को लिखता है, या तो यहाँ पे देखें कि जो अनुसंधान करता है, पहले तो मान चलिए रमेश हो गया, महेश हो गया, किसी का हम नाम लिख देते हैं छात्र यहाँ पर। फिर लिखने के बाद अब यहाँ पर आती है जो है समस्या का कथन। तो समस्या के कथन में जो है समस्या कैसी है, किस ढंग से लिखना है, तो उसके कथन को जो है अनुसंधान करता फिर लिखने का वो प्रयास करता है। आप देखें समस्या के कथन के बाद आगे आता है फोर्थ पॉइंट, अनुसंधान का उद्देश्य। अब देखें अगर अनुसंधान के अगर हम उद्देश्य के विषय में बात करें, जो क्रियात्मक शोध का कार्य छात्रों के माध्यम से किया जा रहा है या तो जो स्कूल के अध्यापक हैं उनके माध्यम से कुछ क्रिया करके जो खोज का कार्य किया जा रहा है, उनके संदर्भ में मूलतः जो अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है इसका मुख्य इशूज क्या थे या इनके मुख्य जो है उद्देश्य क्या थे। अगर इनके उद्देश्य के बारे में देखें, प्रायः कोई भी कार्य करने का उद्देश्य जो है एक क्या होता है, हमेशा अभाव में या किसी के अभाव में साधारणतः व्यर्थ हो जाता है। तो इसी तरीके से देखें, इसलिए जो है इस शीर्षक के अंतर्गत, किस शीर्षक अंतर्गत जो है अनुसंधान के उद्देश्य के अंतर्गत देखें तो अनुसंधानकर्ता को अपनी जो शीर्षक या उनकी जो टाइटल है उस शीर्षक का उद्देश्य विभिन्न जो है तर्कों के माध्यम से, जो विभिन्न तर्क होते हैं छात्रों, उन फिर जो है तर्कों के माध्यम से जो है पूर्ण करता है, या उनको जो है क्या क्या तर्क हमको दें कि पूरा हमारा जो रिसर्च का कार्य है या तो जो अनुसंधान का कार्य है इसकी जो है पूर्ति हमें हो जाए। तो हम तर्कों के माध्यम से छात्रों ये जो अनुसंधान का उद्देश्य है इनके उद्देश्यों की हम पूर्ति करने में छात्रों सदैव ही सहायक होते हैं। तो अनुसंधान के उद्देश्य के बाद फिर आगे आता है अनुसंधान के लिए परिकल्पनाएं। अब बात आती है अनुसंधान का कार्य। देखिए मैंने बताया अनुसंधान होता है जिनको हम छात्रों रिसर्च करते हैं, तो जो रिसर्च है रिसर्च है पुनः खोज करना। तो पुनः खोज करने के लिए अब एक शब्द आता है यहाँ पर हाइपोथेसिस आता है छात्रों। तो हाइपोथेसिस होता क्या है, किसको कहते हैं, आपको जहन बातें आती होंगी तो हम बता रहे हैं। देखिए परिकल्पना, जिनको छात्रों हम अंग्रेजी में इसको हाइपोथेसिस के नाम से इसको जानते हैं। अगर देखें तो परिकल्पना का जो अर्थ होता है पूर्व में चिंतन किया गया या पूर्व में किसी भी विषय वस्तु के प्रति जो चिंतन का कार्य किया जाता है उसी को हम परिकल्पना कहते हैं। पूर्व चिंतन करना ही व्यक्ति का छात्रों क्या कहलाता है, परिकल्पना कहता है। अब देखें जो ये परिकल्पना कहलाता है छात्रों, तो परिकल्पना के विषय में देखें तो इसमें एक शून्य या इनको जीरो परिकल्पना कहते हैं। और इसके अलावा देखें तो परिकल्पना के संदर्भ में टाउनसेंड हैं, कर्लिंगर हैं, तो कुछ थिंकर या कुछ शोधकर्ता हैं जिनके डिफिनेशन छात्रों अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अब देखें हम बात करते हैं परिकल्पना के बारे में। परिकल्पना दो या अधिक चल राशियाँ हैं या फिर चरों के संबंधों का एक कथन होता है, तो इसी को जो है इन्होंने बताया है, उसी को हम परिकल्पना कहते हैं। अब देखें, अब जैसा कि अगर देखें तो जो परिकल्पना होती है वो अनुसंधान के परीक्षण की भी एक विधि मानी गई है, या जो अनुसंधान का कार्य छात्र किया जाता है उसके लिए फिर जो मेथड अपना जाते हैं उसी को हम जो है परिकल्पना की संज्ञा दिए हैं, या उन्हीं को छात्रों हम परिकल्पना कहते हैं। तो परिकल्पना का मतलब किसी भी सिद्धांत को बताने से पहले पूर्व में की गई जो कल्पना होती है छात्रों उसी को हम परिकल्पना कहते हैं। तो अब इसी के बाद आगे आता है छात्रों शब्द परिभाषीकरण।
जो हमारा अब छठा पॉइंट है, या तो कह सकते हैं कि जो सातवां जो कुछ है, तो शब्द परिभाषीकरण। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान के एडिटिंग में या जो क्रियात्मक अनुसंधान के संपादन में शब्द परिभाषीकरण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है कि कोई भी टॉपिक अगर आप बता रहे हैं तो उसको किस ढंग से बता रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो यही प्रक्रिया ही जो है छात्रों परिभाषीकरण के नाम से जानी जाती है। या तो अगर देखें तो अगर इसमें जो अनुसंधानकर्ता होता है अपने प्रतिवेदन या जो अपने जो रिपोर्ट को बात करें, जब प्रतिवेदन के कुछ अस्पष्ट होते हैं या कुछ बहुअर्थी जो है होते हैं और कठिन शब्दों का जब वो प्रयोग करते हैं तो उसमें वो इनका परिभाषीकरण करके उनको भली बात छात्रों बताने का प्रयास करते हैं। तो अब देखें मैं आपको शब्द जो है परिभाषीकरण के बारे में या जो है सेंटेंस डिफाइनेशन से आप परिभाषीकरण है, इसी के बाद छात्रों आगे आता है सीमाएं। क्या लिमिट्स छात्रों पाई जाती है इनमें, क्या इनमें लिमिट्स होती है, क्या इनकी सीमाएं होती हैं, क्या इनके महत्वपूर्ण छात्रों दोष पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जैसे इस जगत में या इस जो संसार में कह सकते हैं तो प्रकृति में प्रायः जो अनेक वस्तुएं होती हैं या प्रकृति द्वारा प्रदत्त बहुत सारी जो है वस्तुएं होती हैं या फिर तत्व की उस सीमा तक उसमें प्रधानता होती है या उस सीमा की उसमें प्रधानता निहित होती है। इसलिए यहाँ पर जो है अध्ययन की भी जो है सीमाएं होती हैं। तो अनुसंधान के अंतर्गत जो अनुसंधान या जो रिसर्च का कार्य चल रहा है उस अनुसंधान के अंतर्गत जो सीमाएं होती हैं छात्रों, वो सीमाएं या अध्ययन की जो सीमाएं होती हैं वो जिसको दो तरीके से उसको व्यक्त किया जाता है, या अनुसंधान की या अध्ययन की जो सीमाएं होती हैं उस सीमाओं को दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। फिर 1900 जो है बात करें जो 1991 है या 1971 में टर्नी ने इसके नाम को जो है जो परिभाषागत और जो विधिवत रूप से इसको बताए हैं। ये या जो टर्नी थे इसके संदर्भ में बात करें तो टर्नी, तो जो टर्नी आते हैं टर्नी ने 1971 में, तो 1971 में इनको जो नाम परिभाषागत और विधिगत दो नाम जुड़े हैं जो कि इन्हीं को जो है इन्होंने बताया है कि इनको दो नामों से जाना जाता है इसको। अब देखें तो सीमागत की बात या फिर जो सीमाएं होती हैं उनकी सीमाओं को दो रूप बताए हैं। फिर आगे आता है आधारभूत मान्यताएं। अब इसमें जो अगला हमारा पॉइंट आता है कि इसमें बेसिक जो है एसम्पशन या जो आधारभूत मान्यताएं क्या थी, किस ढंग से इसमें कौन कौन से आधारों को उसमें प्रायः मान्यता प्रदान की गई है। तो ये सब सारे पॉइंट को जो है अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो है ये प्रायः जो है लिखी जाती हैं। अब देखें तो यहाँ पर देखें जो आधारभूत छात्रों जो मान्यताएं होती हैं, अधिकांश जो अनुसंधान होती हैं जो मोस्टफुली या जो अधिकांश जो रिसर्चर होते हैं एक आधार मान्यताओं पर आधारित होते हैं। एक आधार किस पर आधारित होते हैं छात्रों, मान्यताओं पर ये आधारित होते हैं। और इसी के संदर्भ में देखें तो अब ये जो आधारभूत मान्यताएं हो गया, फिर इसके बाद आगे आता है अनुसंधान के उपकरण, द टूल्स ऑफ जो है रिसर्च होते हैं। अब इसके बारे में छात्रों जान लेते हैं कि जो अनुसंधान के उपकरण होते हैं, ये अनुसंधान के, मैं आपको एक टॉपिक के तहत एक दिन ये अनुसंधान के उपकरण के बारे में छात्रों ने बताया था।
देखिए अनुसंधान के एक उपकरण छात्रों नहीं होते हैं, तो ये जब खोज का कार्य जब दिन प्रतिदिन जब चालू होता है या तो जब किसी भी टॉपिक के तहत बार बार जो खोज का कार्य छात्रों किया जाता है, तो उसके लिए जो हमें यंत्रों की शक्ति आवश्यकता पड़ती है, तो उसी को हम छात्रों अनुसंधान के उपकरण के नाम से इसको जानते हैं। तो उसी को छात्रों हम अनुसंधान के उपकरण कहते हैं। जैसे जो अनुसंधान के उपकरण है, इसमें आता है प्रश्नावली आता है छात्रों, प्रश्नावली के बाद इसमें अनुसूची होता है और इसके बाद जो है चेक लिस्ट आता है छात्रों, चेक लिस्ट हो गया और जिनको बोलते हैं चिन्हांकन बोलते हैं। तो आज कुछ कह सकते हैं ऐसे टूल्स हैं या जो उपकरण होते हैं वो अनुसंधान में या जो खोज कार्य करने में छात्रों इनकी शक्ति हमको आवश्यकता पड़ती है अनुसंधान के टूल्स में। तो अनुसंधान के टूल्स में या जो अनुसंधान के छात्रों उपकरण है, इस अनुसंधान के उपकरण के विषय में अगर हम बात करें तो ये जो अनुसंधान के उपकरण है, तो ये अनुसंधान के अभी तक मैं आपको इसके टूल्स के बारे में बताया, जो कि प्रश्नावली हो गया, अनुसूची हो गया, फिर चेकलिस्ट कह सकते हैं, तमाम सारी बातें इसमें आती हैं। फिर उसके बाद अनुसंधान की विधि, आप देखें अनुसंधान की विधि के विषय में बात करें, दी मेथड्स ऑफ रिसर्च होते हैं, तो अनुसंधान की विधियां भी होती हैं। जैसे इसमें परीक्षा विधि होता है छात्रों, तो परीक्षा विधि में देखा जाए तो जो पूछने का कार्य छात्र किया जाता है परीक्षा विधि में, तो जो ये परीक्षा विधि है तो इसमें प्रायः जो है प्रश्नावली और जो अनुसूची हो गए या फिर चेकलिस्ट हो गए या फिर जो निर्धारण जो मापनी हो गए, कुछ ऐसे हैं कि जिनकी सहायता से या परीक्षा विधि का प्रयोग करके हम अनुसंधान की विधि को जो है स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब देखें तो अब ये मैं आपको अनुसंधान के विधि के बारे में छात्रों डिस्कस किया, जो कि ये क्रियात्मक शोध या जो क्रियात्मक अनुसंधान का जब एडिटिंग होता है या फिर जब इनका संपादन होता है, इन संपादन में अनुसंधान के उपकरण फिर अनुसंधान की विधि का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर इसी के बाद आगे आता है छात्रों सैंपलिंग आता है छात्रों, सैंपलिंग जिनको हम देखें तो इसी को हम न्यायादर्श के नाम से छात्रों जानते हैं, इसी को हम प्रतिदर्श के नाम से भी छात्रों जानते हैं। तो अगर देखें तो न्यायादर्श जो है जनसंख्या होती है, जो समष्टि होता है या संपूर्ण जो है समष्टि का या तो जो पॉपुलेशन होती है एक भाग होता है न्यायादर्श। न्यायादर्श को हम प्रतिदर्श कहते हैं, प्रतिदर्श भी इसको बोलते हैं। अब देखें तो अब क्या होता है प्रतिदर्श, प्रतिदर्श जो है जनसंख्या का एक समूचा भाग होता है प्रतिदर्श। अब इसी को हम जो है न्यायादर्श के रूप में जानते हैं और कह सकते हैं गिलफोर्ड ने भी इसकी डिफिनेशन या कुछ अन्य थिंकर ने भी इसकी डिफिनेशन दिया है, जो कि न्यायादर्श होता है वो जो जनसंख्या का एक समुचित भाग होता है। और देखिए आगे जो आता है हमारा पॉइंट छात्रों वो समंक है, समंक संकलन की विधि या इसी को छात्रों हम क्या कहते हैं आंकड़े, इसी को हम आंकड़े के संकलन की विधि के नाम से भी छात्रों इसको हम जानते हैं। चाहे आंकड़े के संकलन की विधि छात्रों कहें या फिर इसी को हम जो है समंक संकलन की विधि के नाम से जाने जाते हैं सब। देखिए जो क्रियात्मक शोध का जो संपादन की प्रक्रिया छात्रों जब प्रारंभ होती है, तो ये प्रक्रिया संपादन की प्रारंभ होती है तो जो इसमें समंक होते हैं, जो आंकड़े होते हैं या प्राप्त जो आंकड़े होते हैं उनके भी जो संकलन की विधि इसमें या जो आंकड़े के संकलन की विधि भी इसमें प्रायः अपनाई जाती है। जैसे अगर इसमें देखें छात्रों
कि जो अनुसंधानकर्ता होता है या फिर जो खोजकर्ता होता है, इसके अंतर्गत जो है समंकी आंकड़ों की जो है पूर्ण विधि का जो समंक के आंकड़े होते हैं या तो आंकड़े के संकलन की संपूर्ण विधि का जो है इसमें वो डिस्कस करते हैं, या समंक संकलन पूर्ण विधि का जो संक्षेप में कक्षा में बताने का प्रयास करता है, या तो समंक संकलन का संपूर्ण विधि का वो जो है कक्षा में बताने का वो प्रयास करते हैं। अब समंक संकलन के विधि के बाद आगे आता है हमारा विश्लेषण विधि, जिनको हम बोलते हैं एनालिसिस विधि, मेथड कहते हैं। अब देखिए जो विश्लेषण विधि किसको कहते हैं, अगर इसके बारे में देखें छात्रों तो ये जब क्रियात्मक शोध का कार्य किया जाता है, उस क्रियात्मक शोध के जो एडिटिंग का कार्य जब होता है, उस एडिटिंग में जो है विश्लेषण विधि एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विश्लेषण का मतलब ये होता है आप जो ये अनुसंधान के संदर्भ में या तो जो ये आप किसी चीज़ के संदर्भ में खोज का कार्य कर रहे हैं, उसमें आप किस ढंग से किस वस्तुओं को आप क्रमवार जो 18 मुख्य बिंदु इसमें पॉइंट आते हैं, किसको किस स्थान पर इसको रखें आप हैं। तो विश्लेषण विधि के विषय में क्या है, जैसे कुछ समस्याएं जो होती हैं या ऐसे कुछ समस्याओं के ऐसे जोड़ टोड़े करना कि जो जिनको जोड़ने पर हमारी समस्या का जो हल तैयार हो जाता है, उसी जो प्रक्रिया जब होता क्या है कि एट लास्ट जब अंत में हमारी जो समस्याएं तैयार हो जाती हैं, या तो जो समस्याएं हमारी होती हैं वो समस्या का हल बिल्कुल जब रेडी हो जाता है छात्रों, या फिर जब तैयार हो जाता है छात्रों, तब हमको जो है विश्लेषण विधि का प्रयोग करके उस अनुसंधान की जो प्रक्रिया होती है फिर हमको उनको आगे बढ़ाते जाना चाहिए। अब देखें आगे जो मैं आपको विश्लेषण विधि बताया, इसके बाद फिर आगे आता है व्यय निर्धारण। अब व्यय निर्धारण क्या चीज़ होता है, अब इसके बारे में जान लें। देखिए छात्रों, व्यय जो निर्धारण होता है कि आप इसको खोज करने में या किसी भी टॉपिक को खोज करने में कितना जो है खर्च पड़ा या किस ढंग से उसको जो डिटर्मिनेशन का कार्य किए। जब अनुसंधानकर्ता या अनुसंधानकर्ता को जो है अनुसंधान में जो है खोज करने के लिए प्रायः उसमें जो कुछ खर्च करना होता है उसको भी जो है ध्यान में रखते हुए इन सारी विधियों का भी जो है वो फॉलो करने का प्रयास करता है। या तो ये अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान प्रस्ताव का जो व्यय निर्धारण है या तो जो व्यय निर्धारित करना होता है कि हमको इस शोध पर छात्रों कितना खर्च करना है, तो इसको जो अनुसंधान के संबंध में तो होने वाली जो इसमें व्ययों की पूर्ण सूची बनानी होती है। तो पूर्ण सूची का मतलब छात्र अभी यहाँ पे यह है कि कितना खर्च किस किस जो है टूल्स में पड़ रहे हैं, तो उनके लिए हमको एक जो है शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक सूची जो तैयार कर लेनी होती है। तो उसी जो सूची की सहायता से हमको उस कार्य को फिर छात्रों आगे बढ़ाते जाना चाहिए। तो इसी के बाद फिर आगे आता है छात्रों समग्र जो है निर्धारण। तो यहाँ पर छात्रों जो समग्र निर्धारण है उसका मतलब किससे बोलो, समग्र का मतलब संपूर्ण जनसंख्या या संपूर्ण जो निर्धारण से है कि जो संपूर्ण का मतलब कितना आप समग्र रूप से या जो है आप कितना खर्च कर रहे हैं उसके लिए किस ढंग से जो डिटर्मिनेशन का कार्य किए हैं। तो समग्र का मतलब होता है इसमें समय किसी भी कार्य के लिए जो समय होता है उसमें किसी कार्य के लिए महत्वपूर्ण घटक होता है। जैसे यहाँ पर समय का जो निर्धारण होता है छात्रों, जैसे यहाँ पर क्या होगा समय निर्धारण, जैसे आप कोई भी जो है टॉपिक का फॉर्मेशन किए हैं छात्रों या आप जिस पर जो है कोई शोधकर्ता अनुसंधान का कार्य कर रहा है तो उसके लिए
एक टाइम पीरियड का फॉर्मेशन कर लेना चाहिए कि जो हमको समय का निर्धारण करना है, इतने देर तक हमको इस टॉपिक पर जो है समय देना है। कहने का मतलब समय को जो है बखूबी ढंग से डिटर्मिनेशन करते हुए हमको जो है शोध के कार्य को छात्रों आगे बढ़ाते जाना चाहिए। फिर आगे जो है नंबर लास्ट आता है, उसके पहले एक ग्रंथ सूची आती है। अब ग्रंथ सूची में देखो छात्रों, इसमें जैसे कोई भी जो अनुसंधान का कार्य होता है, ग्रंथों या फिर जो साहित्य होते हैं, चाहे ग्रंथ कहा जाए छात्र यहाँ पर या फिर चाहे साहित्य कहा जाए, तो साहित्य में भी जो है तो उनके चाहे ग्रंथ या फिर साहित्य में उनके या फिर साहित्य के जो अभाव में चाहे ग्रंथ हो गए या फिर जो इसमें साहित्य हो गए, तो इन दोनों के अभाव में जो है जो ये अनुसंधान का कार्य प्रायः पूर्ण नहीं हो सकता। कहने का मतलब ग्रंथ सूची में जो ये साहित्य होता है, चाहे ग्रंथ हो चाहे साहित्य हो, दोनों का जो होना अत्यंत या दोनों किसी एक का होना अत्यंत ही मस्ट होता है। अगर इसमें से किसी का अभाव हुआ तो इसका जो है यानी खोज का कार्य करना छात्रों प्रायः संभव नहीं हो पाता है। तो इसके बाद ग्रंथ सूची के बाद छात्रों आगे आता अपेंडिक्स आता है। अपेंडिक्स छात्रों जिनको हम कहते हैं परिशिष्ट बोलते हैं। परिशिष्ट क्या होता है, अब इसके बारे में जाने। जैसे किसी अनुसंधान में या किसी अनुसंधान में परिशिष्ट की या जो अपेंडिक्स होती है छात्रों, इनकी हमको शक्ति आवश्यकता पड़ती है, या जो अपेंडिक्स होती है इनकी हमें आवश्यकता पर अधिक बल दिया जाता है। जैसे जो सांख्यिकी हो गया, जैसे सांख्यिकी के कार्य के विभिन्न जो है लाभ हो गए। जैसे सांख्यिकी के कार्य जो होते हैं, उन कार्य संबंधी जो विभिन्न लाभ होते हैं, उनका जो अध्ययन करने के लिए हमको परिशिष्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो छात्रों आज मैं आपके समक्ष क्रियात्मक शोध का संपादन कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या क्या मुख्य पॉइंट हमको रखना चाहिए, जैसे अनुसंधानकर्ता का नाम, समस्या का शीर्षक या उपशीर्षक, अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड और महत्व। तो इन सब को बताने के बाद छात्रों फिर मैं लास्ट में परिशिष्ट या फिर ग्रंथ सूची के बारे में बताया। तो बस छात्रों आज के लिए हमारा लेक्चर बस यही है। फिर हम छात्रों मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।